कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। अरे शत्रु भाई, आप खेत में कैसे भौजी? अरे तो हम आप ही के पास आ रहे थे। अरे वो मंगरुआ की माई है ना, तो हमको बोल रहे थे कि आप छत्तीसगढ़ गए थे। मंगरुआ की माई? हाँ। हम मंगरुआ की माई को मना किए थे, समझे कि किसी को मत बताना, और खास करके आपको। काहे? काहे का? गए थे वो दादा का बेटा का मुड़ना था, उसी में गए थे। ओहो, अच्छा तो कब आए शत्रु भाई? काले जून आए हैं। अच्छा। जानते हैं हाँ। का है, हम गए ना, हाँ। वहाँ देखे दादा लोग एकदम बगरा बगरा खेत था भौजी। हाँ, अब बगरा खेत में मंगरा बगरा बगरा एकदम मूंग का खेती किया था वो लोग। हाँ, और गर्मा मूंग का खेती किया था। अरे हम का बताएं, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं। वो देखिए ना, वो झुझुनुआ है ना। हाँ। अरे वो झुझुनुआ जो है बत्तख के बारे में जानकारी लेना चाहता है, और वो है हमको जो है बार बार बुलावा भेज देता है। हम उसी के पास जा रहे थे अभी। अरे जा रहे थे, मगर देखिए एकदम कार्यक्रम भी शुरुआत होने वाला है भौजी। बिल्कुल सही कहा आपने शत्रु भाई। तो आप अब बाद में जाइएगा, हम लोग पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले अपने किसान भाइयों को दिखा देते हैं कृषि समाचार। हाँ दादा लोग, आप कृषि समाचार देखिए, तब तक हम आते हैं इसको घर में पहुंचा के। ठीक है भौजी? हाँ, तुरंत आ रहे हैं। हाँ भौजी, ठीक है। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड में अगले 2 वर्षों में मछली उत्पादन को 2 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य। अनाज भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्णप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग ने अगले 2 साल में 2 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केज कल्चर पर जोर दिया जा रहा है। कम बारिश होने की स्थिति में पूरक आहार आधारित मछली पालन किया जाएगा। साथ ही 10,000 सिंचाई वाले कुएं में भी मछली पालन किया जाएगा। इसके अलावा नई नस्ल वाली मछलियों को भी पालने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए 400 एकड़ में नए तालाब और 321 एकड़ में रियरिंग तालाबों का निर्माण किया जाएगा। किसी भी फसल के सुरक्षित भंडारण के लिए उपज की नमी पर ध्यान देना आवश्यक होता है। किसान भाई, आप जिस फसल का भंडारण करने जा रहे हैं उसे पहले धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। सुरक्षित भंडारण के लिए उपज में नमी की मात्रा 8% से कम होना चाहिए। भंडारण के समय में प्रमुख बातों का ध्यान ये रखना है कि आप अपने फसल को अच्छी तरह से सुखा लें, और उसका जो उत्पाद है उसमें मॉइस्चर जरूर देख लें कि उसमें 8% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर नमी 8% से ज़्यादा होगी तो आपके कीड़े मकोड़े लगने का आपके फसल उत्पाद में संभावना बढ़ जाएगी और आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि आपका जो उत्पाद है वो बहुत अच्छी तरह से सूर्य की रोशनी में सूखा हुआ हो और उसमें मॉइस्चर 8% से कम हो। सब्जी फसलों की खेती से अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज लेने के लिए सभी पहलुओं पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए, जैसे कितनी मात्रा में जैविक खाद का इस्तेमाल करें, बेड और नाली की लंबाई चौड़ाई क्या हो और कैसे मल्चिंग करें। आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की राय। पहले वर्ष में 1 डिसमिल में 1 क्विंटल यानी 2 बोरा जैविक खाद देना है, और साथ ही साथ जो पौधा लगाएंगे हम लोग गर्मी में और ठंडी में, जो रेज बेड फारो इरिगेशन ऊंची नाली ऊंची बेड और नाली होगा, जो एक एक बेड का चौड़ाई लगभग 60 सेंटीमीटर और नाली का चौड़ाई होगा, दो बेड का बीच जो नाली होगा, नाली का चौड़ाई 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर गहराई होगा। तो ये जो नाली बनेगा, जो बरसात में जो एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो पानी नाली में ही रहेगा, और गर्मी में या ठंडी में हम लोग नाली में ही पानी देंगे तो पानी का बहुत कम होगा, कम लगेगा, पूरा ज़मीन को भिगाने का ज़रूरत नहीं है। तो आज साथ साथ मल्चिंग करेंगे, मतलब यानी आच्छादन जो क्रॉप लगाएंगे पूरा मिट्टी पूरा क्रॉप माने खड़ या क्रॉप रेसिड्यू फसल अवशेष से पूरा ढक के रखेंगे। किसान भाई, आप यदि झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए ऐसे उन्नत प्रभेदों का चयन करें जो झारखंड के लिए अनुकूल हो। ऐसे कौन से प्रभेद हैं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से।
जो किसान भाई झाड़ीदार बदी की इस गर्मी मौसम में खेती करना चाहते हैं उसके लिए जो उन्नत किस्म जो हमारे इस केंद्र से विकसित हुई है वो है स्वर्णम मुकुट और HSAP 44। और इसके अलावा जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से विकसित हुई है वाराणसी से काशी कंचन, काशी श्यामल, ये 4 किस्म का खेती करके किसान भाई ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। झारखंड देश का सबसे बड़ा ला उत्पादक राज्य है। राज्य के ला उत्पादक किसान टहनियों से ला छुड़ाने के काम को आसान बनाने और इस काम में तेजी लाने के लिए लेक शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में रासायनिक दवाइयों के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फलछेदक कीट के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा क्लोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। ऐसा एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी बहुत सी जानकारियां प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। ये देखिए, जतरू भाई गए तो चले ही गए, आएंगे ही नहीं। आ रहे भाऊजी, आ रहे। अरे वाह, बहुत अच्छा, आप आ गए जतरू भाई। देखिए, अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम अपने किसान भाइयों को देना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, हम जल्द लौटते हैं एक छोटे से विराम के बाद। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। क्या बता रहे थे वो बत्तख पालन के बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने जतरू भाई। देखिए, झारखंड के किसान जो है वो पशुपालन भी करते हैं, खेती भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मुर्गी पालन भी करते हैं और साथ में बत्तख पालन भी करते हैं भाऊजी। बिल्कुल सही कहा आपने जतरू मगर भाई। दादा लोग के पास बगरा जानकारी नहीं होने के कारण वो लोग बत्तख को जो नहीं पालते हैं। बिल्कुल सही कहा। वाह, क्या बात है जतरू भाई। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि अगर आप बत्तख पालन करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आज हम आपको विस्तार तरीके से बताएंगे। मगर इसके बारे में जानकारी जो है वो हमारे विशेषज्ञ ही अच्छी तरीके से और विस्तार तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए हम आपको सीधे उन्हीं के पास ले चलते हैं। मॉनसून की अनिश्चितता के कारण झारखंड में कृषकों के बीच अक्सर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में किसानों के लिए बतख पालन अतिरिक्त आय का एक अच्छा स्रोत बन सकता है। देखरेख में आसानी के साथ साथ बाजार में अंडे एवं मांस की मांग अधिक होने के कारण राज्य में बतख पालन की अपार संभावनाएं हैं। छोटे मोटे डोभा, पोखरा और जलाशय उपलब्ध होने के कारण यहाँ यह संभावना और भी बढ़ जाती है।
बतख पालन झारखंड के परिवेश में कहें तो बहुत ही अधिक उपयोगी है, क्योंकि यहाँ की कृषि बहुत अधिक वर्षा पर आधारित है और वर्षा की अनिश्चितता के कारण हर वर्ष कृषि में या तो कम वर्षा के कारण या अधिक वर्षा के कारण किसान भाइयों को थोड़ी आर्थिक हानि होती है। इस स्थिति में उनको एक अतिरिक्त आय के रूप में और एक निश्चित आय के रूप में अगर वे बतख पालन को बढ़ावा देते हैं तो ये उनके एक सप्लीमेंट्री या अतिरिक्त आय का बहुत अच्छा साधन बन सकता है। इंडियन रनर, आइलसबरी और खाकी कैम्बल बतख की प्रमुख नस्लें हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बतख पालन वही संभव है जहां पानी की उपलब्धता है, लेकिन खाकी कैम्बल बतख की ऐसी नस्ल है जो बगैर पानी के भी अच्छी आमदनी दे सकती है। हम लोग आज के परिवेश में, आज के संदर्भ में विज्ञान इतनी प्रगति कर चुकी है कि हम मुर्गियों को जैसे घर के अंदर पालते हैं उसी तरह से हम बतख पालन भी घर के अंदर पूरी तरह से कर सकते हैं और बिना पानी के। प्रजनन और अंडों से अधिक चूजे प्राप्त करने के लिए खाकी कैम्बल को पानी की जरूरत होती है, अन्यथा पानी की कमी का इनके स्वास्थ्य पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। पानी की ज़रूरत हमें बतख को केवल प्रजनन के लिए, अच्छी तरह से प्रजनन हो सके उसी के लिए आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा हम अगर इसको एक व्यावसायिक रूप से बतख पालन करें अंडे के तौर पे तो हम आराम से कर सकते हैं घर में भी रख के इसको। जिन क्षेत्रों में डोभा, पोखर या तालाब हैं, वहाँ बतखों को भोजन मिल जाता है, परंतु जहाँ प्राकृतिक जलाशय नहीं है वहाँ बतखों को संतुलित आहार मुहैया कराने की खास जरूरत होती है। अगर देखें तो सभी गांवों में छोटे छोटे पोखरे या डोभा या छोटे छोटे जलाशय मौजूद रहते हैं, जिनसे बतख को अपना जो प्राकृतिक भोजन मिलना चाहिए वो भी आसानी से मिल जाता है। बतख में अन्य पक्षियों की तुलना में कम बीमारियां लगती हैं, लेकिन इकोलाई, डक वायरल हेपेटाइटिस और डक वायरल इंटेरेटाइटिस जैसी बीमारियों के संक्रमण के साथ साथ कवक से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ई कोलाई का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा डक हेपेटाइटिस का और डक वायरल एंटेराइटिस का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। ये इसके आगे अगर हम जाते हैं तो इसमें थोड़ी फंगल डिजीज जैसे एस्परजिलोसिस के या टॉक्सिन्स के, इन सबों की प्रॉब्लम होती है। हालांकि इन सबों में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी या बहुत ज़्यादा मृत्यु दर नहीं होती है। इसके लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। डक वायरल हेपेटाइटिस का टीकाकरण दूसरे-तीसरे सप्ताह से कराया जा सकता है, जबकि डक वायरल एंटेरेटाइटिस, जिसे डक कॉलरा भी कहते हैं, का टीकाकरण चौथे सप्ताह के बाद करना चाहिए। टीकाकरण जैसे डक वायरल हेपेटाइटिस की अगर टीकाकरण करें तो दूसरे-तीसरे सप्ताह से ही टीकाकरण शुरू कराया जा सकता है। इसके अलावा एंटेराइटिस की बात करें, जिसको डक कॉलेरा या हॉग कॉलेरा या फॉल कॉलेरा के नाम पर भी हम लोग उसको जानते हैं, उनका टीका आप चौथे सप्ताह के बाद से कराना शुरू करें। बतखों के आवास व्यवस्था के लिए 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, बतखों को ठंड या गर्मी में सीधे खुली हवा के संपर्क से बचाना चाहिए और दूसरा, आवास का निर्माण इस तरह से करना चाहिए ताकि उन्हें हमलावर पशुओं से बचाया जा सके। तो बतख के आवास में बहुत कम ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि बतख पानी और जहाँ पे नमी रहते हैं उन जगहों पर भी बहुत आसानी से रह लेते हैं और बहुत आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं। अगर रात में रहने के लिए इन पे घर की आवास व्यवस्था ऐसी रहनी चाहिए, इनकी जो खुली हवा विशेष करके ठंडे के दिनों में या गर्मी के दिनों में बहुत सीधी तौर पे सीधे संपर्क, खुली हवा के संपर्क में न रहें। इसके अलावा घर पूरी तरह से बंद रहे ताकि बाहर के जो शत्रु हैं, जैसे गांव के परिवेश में सियाड़ हो गए या कुत्ते हो गए या जो गांव में बाड़ू बोलते हैं, इस तरह के चीज़ों को अंदर प्रवेश न कर पाए, इसके लिए आवास को पूरी तरह से जाली वगैरह या किसी तरह से बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसी होती है कि उनके प्रवेश के कारण बहुत सारे बतख अन्यथा मारे जाते हैं और इससे किसानों को घाटा होता है। निषेचित अंडों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक 10 मादा बतखों में 1 से अधिक नर बतख रखा जा सकता है। कम संसाधन, कम पूंजी और कम मेहनत से किसान भाई प्रत्येक 100 बतख से औसतन 4 से 5 हजार रुपया कमा सकते हैं। इनके अंडे की बाजार बहुत अच्छी है। लोगों में बाकी अंडों की अपेक्षा लोग इसके अंडे को आधे प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा गाँव में लोग मांसाहारी के अधिक लोग पाए जाते हैं, मांसाहारी, तो लोग दोनों ही तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं। बतख को अंडे के जो अंडा प्राप्त होता है उसको अंडा के लिए भी कर लेते हैं, फिर लोग इसको मांस के रूप में भी बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं और सालों भर इसकी मांस की मांग बाजार में बनी रहती है। तो कैसी लगी जानकारी जतरू भाई? जी,
जानकारी तो बहुते बगरा था भौजी। बगरा था ना? हाँ देखा एकदम कैसे विशेषज्ञ दादा लोग हमरा किसान दादा लोग को कैसे एकदम विस्तार से बताए हैं। इससे देखिए किसान दादा लोग को तो एकदम बगरा फायदा होने वाला है। बहुत सही कहा आपने। हाँ। मगर इतनी ही जानकारी नहीं है जत्रू भाई, जानकारी अभी और भी है जो हमें अपने किसान भाइयों को देनी है। हाँ। मगर अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो जत्रू भाई, आपने शुरुआत में ही बताया कि आप छत्तीसगढ़ गए थे और जो है और तुमको बताना ही नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ क्यों गए थे। आप एगो बात बताइए, कोई एकदम जाता है मेहमानी तो किसी को बता के जाता है, एकदम भौजी भी ऐसा बात करती है। तो आप बता रहे थे जत्रू भाई कि वो गर्मा मूंग की खेती के बारे में। जानते हैं भौजी, वहाँ देखें एकदम बगरा बगरा खेत में एकदम गर्मा मूंग का खेती दादा लोग किया था। अच्छा। हाँ, हम भी बोले हम भी झारखंड जा रहे हैं। हाँ। झारखंड में जाके हम भी झारखंड के परिवेश में कैसे बगरा मूंग का खेती होगा और कौन कौन से प्रभेद लगाएंगे दादा लोग, इसके बारे में हम भी जा रहे, अपना दादा लोग को एकदम जानकारी दिलवाएंगे। और जानकारी तो जो है वो हमारे विशेषज्ञ उसको विस्तार और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए हम अपने किसान भाइयों को सीधे उन्हीं के पास ले चलते हैं। गर्मा मूंग की खेती के लिए फरवरी का महीना काफी अच्छा होता है। शुष्क जलवायु वाली इस फसल के लिए ऐसी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए जिसका pH मान 6 से 6.5 के मध्य हो। गर्मा मूंग की खेती के लिए शुष्क और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और वैसी मिट्टी जिसका pH मान 6 to 6.5 के मध्य हो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। गर्मा मूंग की खेती के लिए पहली गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 हल की जुताई करने के बाद 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद दें। अगर मिट्टी अम्लीय है तो 1 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से चूना का प्रयोग कर सकते हैं। समय हम लोग गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। अंतिम जुताई के समय 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करेंगे। साथ ही चूँकि झारखंड की मिट्टी अम्लीय है, इसके लिए हम लोग चूना का भी व्यवहार करते हैं। तो अंतिम जुताई के समय 1 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से चूना का भी व्यवहार करेंगे। फसल को रोगों से बचाने के लिए बीजोपचार अवश्य करें। रासायनिक विधि से बीजोपचार करने के लिए उचित मात्रा में बैविस्टिन, इमिडाक्लोरोपिड और राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करें। मूंग के बीज का उपचार हम लोग राइजोबियम कल्चर से करें और इसका उपचार करने का एक विधि है जिसको हम लोग फायर सिस्टम कहते हैं, जिसमें सबसे पहले फफूंदनाशी से उपचार करते हैं। इसके लिए वाभिस्टिन का प्रयोग करते हैं। वाभिस्टिन के लिए 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से मिलाते हैं। 1 केजी बीज के लिए 2 ग्राम वाभिस्टिन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक ये कीटनाशी होता है इमिडाक्लोरोपिड, ये 3 ml, ये चूँकि द्रव्य अवस्था में आता है इसलिए 3 मिलीलीटर 1 केजी बीज के लिए आवश्यकता होती है। गौमूत्र और राख का उपयोग कर जैविक विधि से बीजोपचार किया जा सकता है। गौमूत्र से बीज का उपचार कर सकते हैं। गौमूत्र में जैसे गौमूत्र लेंगे और उसमें 3/4 भाग में पानी मिलाकर और उसमें बीज डालकर 10 मिनट तक छोड़ देंगे और उसके बाद उसको हल्का राख उसमें डाल देंगे। राख डालने से ये होगा कि जो अतिरिक्त नमी होगी वो राख सोख लेगा और उसके बाद उसका हम लोग बुआई कर सकते हैं। पूसा विशाल, सम्राट, IPM 99-125, TM 99-37, HUM 12 जिसे मालवीय जागृति के नाम से भी जाना जाता है, गर्मा मूंग की प्रमुख किस्में हैं। किसान भाई रोगरोधी किस्मों का चुनाव कर बेहतर फसल प्राप्त कर सकते हैं।
गरमा मूंग में जो उपयुक्त होने वाली किस्में हैं उसका नाम है पूसा विशाल, सम्राट, IPM 99-125, TM 99-37 एंड HUM 12, जिसको हम लोग मालवीय जागृति के नाम से भी जानते हैं। ये 5 किस्में और इसके अलावा और भी किस्में हैं जो कि गर्मा मूंग के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। मूंग की फसल के लिए बढ़भार से लेकर दाना भरने के समय तक 3 सिंचाई काफी महत्वपूर्ण होती है। खरपतवार की समस्या से निपटने के लिए पहली निकाई गुड़ाई 20 से 25 दिनों के अंदर और दूसरी निकाई गुड़ाई 40 से 45 दिनों के अंदर करना चाहिए। मूंग की फसल को खरपतवार से बचाने के लिए बुआई के समय ही पिंडीमेथिलिन नामक खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए। 3 लीटर पिंडीमेथिलिन 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने पर लाभ होता है। मूंग जिस दिन हम लोग लगाते हैं या बिजाई के दिन ही पिंडीमेथिलिन का उपयोग कर सकते हैं, जो एक खरपतवार नाशी है, और वो 3 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 600 लीटर पानी में 3 लीटर को घोल बनाकर उसका जिस दिन बुआई कर रहे हैं उसी दिन छिड़काव करना है। मूंग की फसल में अधिक नमी होने के कारण इसमें कई तरह के कीड़े लगते हैं, अतः भंडारण से पहले नीम या करंज का तेल अथवा सल्फास, जो कि बाजार में एल्यूमिनियम फास्फाइड के नाम से उपलब्ध है, का उपयोग किया जा सकता है। दलहन वर्गीय जितनी भी बीजें होती हैं उसमें कीड़े की बहुत ज़्यादा संभावना होती है भंडारण के समय। इसके भंडारण के लिए हम लोग जैविक विधि में भी जा सकते हैं और रासायनिक विधि से भी कर सकते हैं। जैविक विधि में हम लोग ये करंज का तेल या नीम का तेल का व्यवहार करते हैं। उससे बीज को इतना डालते हैं जिससे कि एक उस पर परत बन जाए, नीम का तेल या करंज का तेल, और उसके बाद डिब्बा बंद करके, यानी कि एयर टाइट डब्बे में जहाँ की वायु का आवागमन ना हो, वहाँ पे इसको अच्छे से भंडारित कर सकते हैं। चूँकि झारखंड में किसान मूंग से ज्यादा दलहनी फसल के तौर पर उड़द की खेती करते हैं, ऐसे में किसान भाई सम्राट और पूसा गर्मा जैसी मूंग की किस्मों का चुनाव कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मूंग यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। मूंग की जगह उड़द यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में किसान भाई लगाते हैं। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी कि जो सम्राट और पूसा विशाल, ये ऐसी 2 किस्में हैं जो कि एक साथ पककर तैयार होती हैं और उसका कटाई आप एक साथ कर सकते हैं, ना कि 2 से 3 बार में आपको तुड़ाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह की किस्में अवेलेबल हैं, बस आपको जानकारी की ज़रूरत है। इसलिए ये दोनों किस्में आप ज़रूर प्रयोग कर सकते हैं और ये गर्मा में भी उपयोग कर सकते हैं और खरीफ फसल में भी इसको ले सकते हैं। तब भाजी कैसा लगा जानकारी बहुत ही बग रहा था जतरू भाई। देखिए, हमारे किसान भाई अगर अच्छी जानकारी उनके पास हो, नई तकनीक का अगर वो इस्तेमाल करें और जो है उन्नत प्रभेदों का खासकर अगर इस्तेमाल करें, तो हमारी झारखंड में भी है वो गर्मा मूंग की खेती वो जो है बड़े पैमाने पर कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों को ये भी बता देते हैं कि किसान भाइयों, अगर आपके पास कोई भी सलाह या कोई भी जानकारी अगर आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा पता भी बता दीजिए जतरू भाई। हमारा पता जानने से पहले किसान भाई लोग, आप लोग कागज और कलम उठाइए और हम लोगों को अपना सुझाव दीजिए। कब हो जी? बिल्कुल तो पता बता देते हैं किसान दादा लोग को। बिल्कुल। तो किसान दादा लोग, हम लोगों का पता नोट करिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उससे आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। और हाँ, हमेशा की तरह हम आपसे ये वादा करते हैं कि ऐसी ही जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए रमणी भाजी को और जतरू को दीजिए इजाज़त। जोहार।